हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यवहारिक हिंदी का कि यूनिट 1 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक हिंदी का ये आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। यूनिट 1 का नाम है दोस्तों व्यवहारिक हिंदी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इस यूनिट के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। दोस्तों सारी बातें यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी। बस आप दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारिक हिंदी के सामान्य परिचय की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि व्यवहारिक हिंदी क्या होती है तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है। व्यवहारिक स्तर पर हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है उसे ही हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है। सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हम हिंदी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई व्यापारिक क्षेत्र है, अगर हम वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कानून की भाषा के तौर पर अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऑफिस वगैरह में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो हम दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं इसे ही व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत साफ साफ लिखा है कि व्यवहारिक हिंदी को बोलचाल की हिंदी बेशक मान लिया जाए, परंतु विस्तृत अर्थ में यह विविध क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है। मतलब यह है दोस्तों कि जो सामान्य बोलचाल की जो हिंदी है दोस्तों उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, लेकिन साथ में अलग अलग जो क्षेत्र हैं दोस्तों वहाँ पर जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग होता है तो उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही मानते हैं। अभी दोस्तों सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। थोड़ा रीड करके आपको मैं और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक हिंदी को कामकाजी हिंदी, प्रकार्यात्मक हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहा जाता है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही नहीं है, बल्कि यह प्रयोजन के आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो व्यवहारिक हिंदी है दोस्तों ये रोज़मर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही इसका अर्थ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दैनिक जीवन में हम हिंदी भाषा का जो मतलब प्रयोग करते हैं तो इसे तो व्यवहारिक हिंदी माना जा सकता है, लेकिन साथ में अलग अलग जो क्षेत्र हैं जैसे कि व्यापारिक क्षेत्र है दोस्तों, तो व्यापारिक क्षेत्र में कई सारे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं दोस्तों तो वहाँ पर भी जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ऑफिस वगैरह में कामकाज के लिए अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही कहेंगे, ठीक है। तो व्यवहारिक हिंदी का अर्थ थोड़ा दोस्तों विस्तृत है। इसमें जो हम सामान्य बोलचाल के रूप में जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी व्यवहारिक हिंदी में शामिल है। साथ में इसका अर्थ थोड़ा और विस्तृत है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी जो प्रयोग में लाई जा रही है, उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही कहेंगे। तो यहाँ तक आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी, बाकी हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। विद्वानों के मतानुसार व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा कामकाजी या प्रयोगजन मूलक हिंदी शब्द प्रयोग अधिक उचित है। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि व्यवहारिक हिंदी शब्द की जगह कामकाजी या प्रयोगजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अधिक उचित रहेगा। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको दोस्तों व्यवहारिक हिंदी अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा ये शब्द कि व्यवहारिक हिंदी क्या होता है। इसका अर्थ दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए, सामान्य बोलचाल में हिंदी भाषा का जो दोस्तों प्रयोग हो रहा है, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, इसे ही हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप की। दोस्तों यहाँ पर अब हम व्यवहारिक हिंदी के कुछ प्रमुख रूपों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला है वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। यह हिंदी का वह रूप है जिसका उपयोग व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात और वाणिज्य में किया जाता है। इसका प्रयोग चीज़ों को खरीदने और बेचने तक होता है। सरकार ने वाणिज्य शिक्षा के लिए कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कई राज्यों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्दों और शैली का प्रयोग होता है, जैसे चांदी उछली, सोना लुढ़का, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। अब देखिए दोस्तों वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी, अब ये क्या है दोस्तों, तो देखिए
देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी का मतलब यही है दोस्तों कि ये वो हिंदी का वो रूप है दोस्तों जिसका प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब दोस्तों, जब आयात निर्यात किया जाता है, ठीक है, एक देश से कोई सामान मंगाया जाता है, किसी देश को सामान बेचा जाता है, जब खरीद की जाती है, ठीक है, जब बिक्री की जाती है दोस्तों, ठीक है, मतलब जब लेन देन होता है, खरीदारी वगैरह की जाती है, मतलब व्यापार वगैरह जब होता है दोस्तों, जब वाणिज्य होता है, तो इस क्षेत्र में दोस्तों व्यापारिक और वाणिज्यिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ तक। इसके अलावा दोस्तों पाठ्यक्रम, ठीक है, अब हम जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि वाणिज्यिक शिक्षा भी दी जाती है, तो वाणिज्यिक शिक्षा में भी दोस्तों व्यापारिक हिंदी का प्रयोग होता है। और इसके साथ ही दोस्तों वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्दों और शैली का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी में कुछ विशेष शब्दों और कुछ विशेष शैली का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि कुछ उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें कुछ विशेष शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि चांदी उछली, सोना लुढ़का, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? चांदी उछली का मतलब क्या है कि जो चांदी के मतलब जो रेट हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोना लुढ़का का मतलब क्या है कि जो सोने के जो रेट हैं वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो टमाटर के जो रेट हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्दों और शैली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक अभी हमने दोस्तों व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत अभी हमने वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी को समझा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बस आप यूँ समझ सकते हैं कि वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र में हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है तो वही है वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। ठीक है, तो ये व्यावहारिक हिंदी का एक रूप है। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी की। यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी है, जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर, यांत्रिकी आदि। विज्ञान का संबंध तकनीकी से भी है। इन विषयों को व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्ण ढंग से एवं जनहित में हो सकता है। इन विषयों का साहित्य सामान्यतः निम्नलिखित माध्यमों में उपलब्ध है: पुस्तकें, शोध पत्र और पत्रिकाएं। इसके साथ ही कोश और विश्वकोश, जनसंचार माध्यम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, इसका मतलब यही है दोस्तों कि विज्ञान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अब यहाँ पर जो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अब इत्यादि में दोस्तों जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, इसे ही हम वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी कहते हैं। अब जैसे कि दोस्तों विज्ञान और तकनीक से संबंधित कई सारी किताबें भी आ रही हैं सामने, जो हिंदी में लिखी गई हैं, ठीक है। कई सारे दोस्तों शोध पत्र और पत्रिकाएं हैं, मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, कई सारी मैगजीन्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा कोश, विश्वकोश, मतलब कई सारी डिक्शनरी वगैरह जो शब्दों की व्याख्या करती हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यम, अब देखिए दोस्तों कई सारे जनसंचार के माध्यम हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, रेडियो है, और कई सारे मतलब जनसंचार के दूसरे माध्यम हैं जो कि दोस्तों हिंदी भाषा में कई सारी वैज्ञानिक या तकनीकी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही है, मतलब वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी का अर्थ यही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इन विषयों को व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्ण ढंग से एवं जनहित में हो सकता है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हिंदी, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि भारत में हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर हिंदी में जो विज्ञान के जो अलग अलग दोस्तों जो क्षेत्र हैं, जैसे कि भौतिकी है, रसायन है, अगर हिंदी भाषा में अधिक से अधिक चीज़ें दोस्तों मतलब लिखी जाएंगी या अधिक चीज़ें हिंदी भाषा में होंगी विज्ञान और तकनीक से संबंधित, तो ये देश के लिए मतलब काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो मतलब दोस्तों ये भी है कि जो हिंदी का जो प्रयोग है उसको बढ़ाने की भी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने बात की व्यावहारिक हिंदी के रूप की, अभी हमने बात की, इसमें हमने सबसे पहले बात की वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी की, ठीक है। इसके बाद हमने समझा वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी को। इसके साथ ही दोस्तों व्यावहारिक हिंदी का एक रूप है विधिक हिंदी। विधिक हिंदी से तात्पर्य लॉ या कानून की हिंदी से है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कानूनी भाषा के रूप में जब हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो उसे हम विधिक हिंदी कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित होने के बाद व्यावहारिक हिंदी विधि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकसित होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही है कि स्वतंत्रता के बाद 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई थी।
देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। विधिक हिंदी का मतलब यही है कि जब कानूनी भाषा के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा का, तो उसे हम विधिक हिंदी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों वकील, अब वकील कानूनी भाषा के तौर पर अगर वो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है वकील के द्वारा, तो हम कहेंगे कि ये विधिक हिंदी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये मतलब जो व्यवहारिक हिंदी है, इसका जो रूप है, इसे हम विधिक हिंदी कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, कार्यालय हिंदी, अब ये भी व्यवहारिक हिंदी का एक रूप है। तो देखिए, कार्यालय हिंदी का अभिप्राय है उस हिंदी से जिसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज के दौरान किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। सरकारी कार्यालयों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों हो सकता है कि कोई निजी कार्यालय है तो वहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सरकारी कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी को ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी मतलब जो कार्यालय हैं दोस्तों, तो वहाँ पर एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी को ही कार्यालय हिंदी कहा जाता है। और दोस्तों, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। राजभाषा का मतलब जो कामकाज की, जो मतलब सरकारी कामकाज की जो भाषा है, तो उसका दर्जा भी प्राप्त है कि उसके लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। तो कार्यालय हिंदी भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप, अब देखिए व्यापार के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्यापारिक हिंदी कह देते हैं, वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जिस हिंदी का मतलब प्रयोग किया जा रहा है उसे हम वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी कह देते हैं। अब कानून के क्षेत्र में यानी कि दोस्तों जो कानूनी भाषा है उसके रूप में हिंदी का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विधिक हिंदी कह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज वगैरह तैयार करने के लिए या सरकारी कामकाज के लिए जिस हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है उसे हम कार्यालय हिंदी कह देते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यवहारिक हिंदी के रूप हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने एक टॉपिक को पूरी तरह कवर कर लिया, व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप का। ठीक है, ये जो टॉपिक था इसको हमने यहाँ तक कवर कर लिया। हमने अभी समझा कि व्यवहारिक हिंदी क्या होती है, इसके सामान्य परिचय को हमने देखा, और व्यवहारिक हिंदी के जो अलग अलग रूप हैं हमने उनको भी समझ लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, अर्थ एवं स्वरूप। देखिए दोस्तों, आधुनिक परिवेश में बैंक से संबंधित अनेक कार्य राजभाषा हिंदी में हो रहे हैं। इसके लिए अब हिंदी में पर्याप्त शब्द भंडार और हिंदी अधिकारी, अनुवादक, आशुलिपिक तथा टंकक भी उपलब्ध हैं। आधुनिक स्तर पर हिंदी में निश्चित कार्य करने वाली समितियां तथा कार्य योजनाएं भी विद्यमान हैं। फिर भी बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित कई प्रकार की कठिनाइयां देखी जा सकती हैं। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी सरल नहीं जान पड़ती, इसके प्रयोग में असुविधा का भाव बना रहता है। राजभाषा होने के बाद भी हिंदी में कई प्रकार की सीमाएं और रुकावटें दिखाई पड़ती हैं। आखिर क्यों? इसके कारण और निवारण इस प्रकार हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बैंकों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कई कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों यही बात करेंगे कि वो कठिनाइयाँ क्या हैं, यानी कि हिंदी भाषा से संबंधित जो मतलब कठिनाइयाँ हैं उसके क्या कारण हैं और उसका क्या उपाय हो सकता है। बैंक में काम करने वाले अधिकारी ना तो वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र विषय के ज्ञाता होते हैं, ना ही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर उनकी एक जैसी पकड़ होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए जिनको विषय के बारे में अच्छी से जानकारी हो और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले हों। वो मतलब दोनों ही भाषा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो दोनों ही भाषाओं पर जिस अधिकारी की पकड़ अच्छी होती है, ठीक है, और जिसमें हिंदी में शब्द निर्माण की क्षमता हो, तो उसका चयन किया जाए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों यही कहा जा रहा है कि बैंक में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, तो उनका क्या होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर एक जैसी पकड़ उनके पास नहीं होती है। तो यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है कि ऐसे अधिकारी का चयन किया जाए जो मतलब जो दोनों ही भाषाओं पर अच्छे से, मतलब दोनों ही भाषाओं के बारे में अच्छे से जानता हो और हिंदी में शब्द निर्माण की क्षमता हो जिसमें, और विषय के बारे में भी उसके पास पर्याप्त जानकारी हो, तो ऐसे अधिकारी का चयन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, बैंकों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सीमित अल्पकालिक एवं औपचारिक प्रशिक्षण न देकर लंबे समय के लिए तथा गहन जानकारी एवं अभ्यास से युक्त प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए। मतलब दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है उनकी,
तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि उन्हें छोटी ट्रेनिंग ना दी जाए, उन्हें एक मतलब लंबे समय तक, एक जो पर्याप्त समय है तो उस समय तक उन्हें उन्हें मतलब प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाए। इन कार्यशालाओं के जरिए हिंदी को प्रमुखता मिले, और जो मतलब जब जो अभ्यास कराया जाएगा, जो प्रशिक्षण कराया जाएगा, तो इसमें दोस्तों हिंदी को प्रमुखता मिले। और इसके लिए इन कार्यशालाओं के दौरान परीक्षाएं एवं प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए। हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग यानी कि हिंदी में दोस्तों लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है, ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाए, करने का ज्ञान और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी रुचि हिंदी में लगातार बनी रहे। बैंकों में नियमित रूप से हिंदी में कार्य की प्रगति का मूल्यांकन कराया जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब ट्रेनिंग दी जाती है किसी अधिकारी को, तो उस ट्रेनिंग के दौरान हिंदी को प्रमुखता दी जाए, हिंदी में परीक्षाएं वगैरह भी कराई जाएं, कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी हों, और जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो अधिकारी होंगे, जो मतलब लोग होंगे अच्छा प्रदर्शन करने वाले, तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैंकों में नियमित रूप से, मतलब एक नियमित अंतराल पर दोस्तों ये भी देखा जाए कि हिंदी से संबंधित जो कार्य है वो मतलब किस तरह का हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हिंदी के क्षेत्र में हो रही है, इसका भी मूल्यांकन किया जाए। इसके साथ ही बैंकों में नाम पट, पद नाम, सूचना पट आदि मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में तैयार कर एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है, बैंकों में दोस्तों जो मतलब अधिकारियों के जो नाम वगैरह लिखे रहते हैं, आप देखते होंगे दोस्तों, अधिकारियों के नाम लिखे रहते हैं बैंकों में, या कोई सूचना पट होता है जिस पे कई सारी सूचनाएं वगैरह लिखी रहती हैं, तो वो मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में लिखने का प्रयास किया जाए। बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही या अन्य रिपोर्ट हिंदी में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित कोई रिपोर्ट अगर प्रस्तुत की जा रही है तो उसे हिंदी में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले। बैंकों में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए, जिससे वहाँ के कार्मिकों और अधिकारियों की रुचि हिंदी में जागृत हो। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बैंकों में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। इसके साथ ही देश की 70% जनता गाँव में रहती है, उनके साथ व्यवहार के लिए स्थानीय भाषा या हिंदी भाषा ही सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है, अंग्रेजी नहीं। भारतीय परिवेश में विगत अनेक दशकों से हिंदी संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में जन सामान्य से जुड़ी हुई है। अतः बैंकों में भी हिंदी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि आम जनता इसमें सुविधा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि बैंकों में अगर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तो इससे जो आम जनता है दोस्तों, तो वो और ज़्यादा सहज महसूस करेगी, तो ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों बैंकों के कार्यों में मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, ताकि देश भर में हिंदी एक समान रूप से प्रयुक्त हो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कारण थे और कुछ उपाय बताए गए हैं कि बैंकों में किस तरह से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, कि हिंदी के प्रयोग से संबंधित दोस्तों यहाँ पे मतलब जो कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो हमने अभी उसको समझा, क्या कारण थे और उसके क्या निवारण थे, तो अभी हमने इसको समझ लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर यही बात कही गई है दोस्तों कि जो विदेशी कंपनियाँ भी हैं तो वो भी समझ रही हैं कि भारत में अगर उन्हें लाभ कमाना है, व्यापार करना है, तो जो भारतीय भाषाएं हैं तो उसका भी प्रयोग करना आवश्यक है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग विभिन्न समुदायों या भाषियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों के बीच विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम बनती है। संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग समझ सकते हैं, और इसका उपयोग करके वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर संपर्क भाषा का मतलब क्या होता है, तो इसे समझिए दोस्तों। संपर्क भाषा दोस्तों एक ऐसी भाषा होती है जिसके द्वारा दोस्तों अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संवाद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि एक समुदाय है दोस्तों, ठीक है, एक नहीं दोस्तों, जैसे कि मान लो कि कई सारे दोस्तों समुदाय है, अब उन्हें आपस में बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए कोई एक भाषा होनी चाहिए ना, जिसे सभी समझ पाएँ। तो यहाँ पर संपर्क भाषा का मतलब वही है दोस्तों कि संपर्क भाषा दोस्तों एक ऐसी भाषा होती है जिसका उपयोग करके अलग अलग समुदाय या अलग अलग भाषा बोलने वाले जो समुदाय हैं दोस्तों, उनके जो लोग हैं वो आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं।
स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जन सामान्य की संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति तथा सरलता होती है। ऐसी भाषा पारिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली से बोझिल नहीं होती। प्रशासनिक स्तर पर भी राजभाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। उस प्रकार में व्याकरण के सभी नियमों का पालन एवं प्रयोग करना संभव होता है। इस प्रकार राजभाषा भी औपचारिक रूप से देश की संपर्क भाषा होती है। भाषा के प्रयोजन के औपचारिक रूप में भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही स्वीकृति पाती चली गई। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही दोस्तों हिंदी को भारत की एक संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृति मिलना प्रारंभ हो चुकी थी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो राजभाषा होती है दोस्तों, वो भी एक तरह से दोस्तों संपर्क भाषा ही होती है। प्रशासनिक स्तर पर दोस्तों जो सरकारी जो कामकाज होते हैं, तो जो राजभाषा होती है दोस्तों, तो वो प्रशासनिक स्तर पर एक तरह से संपर्क भाषा के रूप में ही कार्य करती है। आमतौर पर जब भी हम यात्रा करते हैं, चाहे बस या रेलगाड़ी में हो, चाहे समुद्री या हवाई यात्रा में हो, हम देखते हैं कि अलग अलग भाषी अपना सफ़र एक साथ करते हैं। उस समय वे अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते, तो वे अंग्रेजी या हिंदी से अपना काम चलाते हैं। भारत की अधिकांश जनता ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है तथा उसके प्रचार प्रसार के रूप में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ाने पर बल दिया गया है। एक सर्वेक्षण के हिसाब से हिंदी भारत में वह भाषा है जिसे सबसे ज़्यादा लोग अपने दैनिक कामों, मनोरंजन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक गतिविधियों में उपयोग करते हैं। सारूप में कहा जा सकता है कि संपर्क भाषा वह भाषा है जो विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों एवं देशों को जोड़ने का कार्य करती है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय साहित्य, कलाओं और विभिन्न संस्कृतियों को व्यक्त करने का माध्यम बनती है और लोग उसे मन से स्वीकार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें संपर्क भाषा क्या होती है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया और यहाँ पे फिर आपको बता देता हूँ कि संपर्क भाषा दोस्तों ऐसी भाषा होती है जिसके द्वारा अलग अलग जो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं दोस्तों, वो संपर्क भाषा के द्वारा आपस में संवाद कर पाते हैं, संपर्क भाषा को वो समझते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें तो अधिकांश जनता ने भारत में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया है। दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी के प्रयोग की। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बम्बईया हिंदी का प्रयोग। देखिए दोस्तों, बम्बईया हिंदी मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है और इसका जो दोस्तों प्रयोग है वो हम हिंदी फिल्मों में देख सकते हैं। आरंभ में बम्बईया या फिल्मी हिंदी का प्रयोग बदमाशों, गुंडों और निम्न लोगों की भाषा के रूप में किया जाता था। बम्बईया हिंदी में प्रचलित शब्द उनके द्वारा उत्पन्न अर्थ विशेष माध्यम से व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है, जैसे अपुन, तेरे को, मेरे को, खोपचा, काय को आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब दोस्तों प्रमुख शब्द हैं जो बम्बईया हिंदी में हमें देखने को मिलते हैं कि बम्बईया हिंदी जब बोली जाती है तो उसमें ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हिंदी फिल्में हैं उनमें हम इन शब्दों के प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं। ये जो बम्बईया हिंदी है इसके प्रयोग को देख सकते हैं हिंदी फिल्मों में। इसका उदाहरण दोस्तों हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है जहां बम्बईया हिंदी का प्रयोग होता है। फिल्म मुन्ना भाई में संजय दत्त किस प्रकार से बम्बईया हिंदी का प्रयोग करते हुए इन्हें दिखाया जाता है दोस्तों, तो और उसका आसपास का वातावरण भी उसमें लिप्त होता है। मतलब देखिए दोस्तों, जो एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई, तो उसमें जो संजय दत्त है दोस्तों, तो वो बम्बईया हिंदी का ही प्रयोग करते हैं उस फिल्म में। उसी प्रकार कंपनी फिल्म में भी बदमाशों एवं गुंडों से संबंधित भाषा का प्रयोग दिखाया गया है या अन्य रूप में किसी भी तरह का अपराधी अंडरवर्ल्ड की फिल्म में भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक अभी हमने बम्बईया हिंदी के प्रयोग को समझा। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे सारी बातें आसान शब्दों में लिखी गई हैं। बम्बईया हिंदी का प्रयोग दोस्तों मुख्यतः महाराष्ट्र में होता है और हिंदी फिल्मों में दोस्तों हम इसके प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कलकतिया हिंदी के प्रयोग की। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो मूलतः कोलकाता में माना जाता है कि इसका प्रयोग मूलतः कोलकाता में होता है। कोलकाता में हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में बांग्ला और हिंदी का अध्यापन एक साथ ही आरंभ हुआ।
कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हिंदी आधुनिक साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही दोस्तों राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि हिंदी से ही समग्र भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सामान्य बातें लिखी हैं। अब यहाँ पर आपने बस ये समझा कि कलकत्ता हिंदी का प्रयोग क्षेत्र मूलतः कोलकाता माना जाता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। कोलकाता एक बहुभाषी महानगर है जिसमें हर प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा बांग्ला है और उसके बाद हिंदी का बोलबाला है। साहित्य, व्यवसाय, मनोरंजन के आधार पर देखा जाए तो हिंदी महत्वपूर्ण रूप से विकास कर रही है। कोलकाता में अधिकांश लोग बांग्ला बोलते हैं और अन्य लोग राजधानी में भोजपुरी, मैथिली आदि भाषा भी बोलते हैं। इन दोनों वर्गों की भाषाओं के मिलन से कलकत्ता हिंदी का जन्म और विकास हुआ और यह सामान्य बोलचाल, व्यापार और बाजार की भाषा बन गई है। देखिए दोस्तों, कोलकाता एक बहुभाषी महानगर है, मतलब यहाँ पर दोस्तों कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। प्रमुख भाषा दोस्तों यहाँ बांग्ला है और उसके बाद फिर हिंदी है। ठीक है, और हिंदी का काफ़ी यहाँ पर विकास हो रहा है। कोलकाता में दोस्तों अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं और अन्य लोग दोस्तों भोजपुरी, मैथिली आदि भाषा भी बोलते हैं। और दोस्तों इन दोनों ही वर्गों की भाषाओं के मिलन से ही कलकत्ता हिंदी का जन्म और विकास हुआ है और सामान्य बोलचाल और व्यापार या बाजार वगैरह में भी इस भाषा का मतलब प्रयोग किया जा रहा है। कलकत्ता हिंदी का प्रयोग मतलब किया जा रहा है। मतलब दोस्तों सामान्य बोलचाल में, व्यापार के क्षेत्र में, बाजार में भी मतलब कलकत्ता हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कलकत्ता हिंदी को समझा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हैदराबादी हिंदी के प्रयोग की। मध्यकाल और आधुनिक युग में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। इसी कारण हैदराबाद में शुरू से ही उर्दू का प्रचलन हुआ और आधुनिक युग तक बोलचाल की उर्दू या हिंदुस्तानी जन सामान्य की संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित हुई। इसी तरह दक्षिण में अनेक स्थानों पर नवाबों और सुल्तानों का अधिकार होने के कारण उर्दू का ही प्रचलन रहा। इसी कारण आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जन सामान्य की भाषा और संपर्क भाषा के रूप में चलती रही और बाद में उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला। यह दक्खनी, मराठी एवं तेलुगु के मिलन से बनी हैं और हैदराबाद में सामान्य बोलचाल के लिए जैसे बाजार, हाट भी एक तरह का बाजारी होता है और व्यापार की भाषा के रूप में देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों हैदराबादी हिंदी का प्रयोग मुख्यतः हैदराबाद में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये जो हैदराबादी हिंदी है ये उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा के साथ दक्खनी, मराठी एवं तेलुगु के मिलन से बनी है और दोस्तों सामान्य बोलचाल के रूप में हैदराबाद में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों हैदराबाद की हिंदी पर स्थानीय भाषा तेलुगु का असर भी दिखाई पड़ता है। हैदराबाद में मुझे चाहिए के लिए मेरे को होना या क्या चाहिए के लिए क्या होना। अब देखिए दोस्तों हैदराबादी हिंदी में अगर हम बात करें तो हैदराबादी हिंदी में कुछ ऐसे बोला जाता है जैसे कि मुझे चाहिए को ऐसे बोलते हैं मेरे को होना, या क्या चाहिए को ऐसे बोला जाता है कि क्या होना। हिंदी भाषा वहाँ एक बोलचाल का रूप है जिसमें लोग परस्पर अपने विचार रखते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तो वहाँ पर हैदराबादी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से सामान्य बोलचाल में हैदराबादी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की साझा राजधानी था, लेकिन अभी हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ तक दोस्तों अभी हमने काफ़ी सारी बातें समझ ली हैं। इस तरह दोस्तों हमने ये जो 4 टॉपिक्स थे आपके यूनिट 1 में, तो इन सभी को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।